अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, वो पाकिस्तान जहां पर 9/11 के साजिशकर्ता मिले थे, वो पाकिस्तान जहां के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और अब वो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन कर रहा है। कहां है भारत? सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गंवा दिया? और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेगा, उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा, और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। याद कीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में, कि दुनिया कोई भी बड़ा फैसला करती है तो भारत से बगैर सलाह मशवरा किए ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो बताइए मिस्टर लेजर आइज, माननीय एस जयशंकर, ये जो अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, भारत कहां है? जबकि जैसे मैंने बताया, भारत के रिश्ते सबके साथ अच्छे थे, इस्राइल के साथ भी, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। कहां है भारत? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एस जयशंकर ने देश के सामने किस तरह की गलत बयानी की थी। सुना जाए। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. To me, it is that. आप में से कई लोग कह सकते हैं कि अगर भारत की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा नहीं है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट करके, एक व्यक्ति के कद को बढ़ा के, वो भी अमेरिका और ब्रिटेन में चुनावी सभाएं करवाकर, या फिर अमेरिका में एक सभा करवा के जहां हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे करने से देश का रुतबा और देश की इज्जत बढ़ती नहीं है। हमें पर्दे के पीछे अपनी ताकत को मजबूत करना होता है, अपना वर्चस्व, अपना वजूद, उसे महान बनाना होता है। मगर हम क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड, और वो भी सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत से चंद दिनों पहले। याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सुना जाए। देयर वाज मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू इजराइल टू, व्हेन मेनी इंडियन Jews माइग्रेटेड टू इजराइल in the mid 20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. और उससे भी ज्यादा शॉकिंग, जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत होती है तो प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जब ईरान के अंदर
करीब 150 बच्चे अमेरिका और इस्राइल बमबारी में मार देते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जब अमेरिका एक टॉर्पीडो के जरिए भारतीय महासागर में एक निहत्थे ईरानी नौसेना जहाज को मार गिराता है, जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे जाते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ईरान हम पर विश्वास क्यों करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। ईरान ये उम्मीद कर रहा था कि भारत इससे बेहतर किरदार निभाएगा, मगर जब प्रधानमंत्री इस्राइल जाकर ये कहेंगे कि इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, तो जाहिर सी बात है कहां पर बात बनेगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो ईरान है जिसने 1994 में भारत की मदद की थी कश्मीर के मुद्दे पर, याद कीजिएगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस में, इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहता था, मगर ईरान ने उसमें वीटो किया था। इस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने हमारी मदद की है, यानी कि कहीं ना कहीं ईरान और भारत में एक आपसी विश्वास था। बावजूद इसके कि अमेरिका के दबाव में आकर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप का आदेश था और भाजपा सरकार ने उसे मान लिया। एक के बाद एक हमारी जो स्टैंडिंग थी, हमारा जो वजूद था इंटरनेशनली, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं बाकायदा प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 1994 में क्या हुआ था। आपके स्क्रीन पर 1994 में यूएन मानवाधिकार आयोग में ईरान ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जो कश्मीर पर भारत को घेरने के लिए लाया गया था। ईरान के इस कदम की वजह से पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। इससे भारत को बड़ी कूटनीतिक राहत मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आलोचना से बच गया था। भारत के लिए अहम क्यों था? अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत पर पाबंदियां या अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग उठ सकती थी। ईरान के रुख की वजह से कश्मीर मुद्दा ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन पाया और भारत इसे पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने में सफल रहा। मैं मना नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद ईरान के रुख में बदलाव आया है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 1994 में ईरान ने हमारी मदद की थी। लिहाजा जब अमेरिका ईरान को लेकर हम पर दबाव बना रहा था तो हमें अपनी रीढ़ को मजबूत रखना चाहिए था। क्योंकि अगर ट्रंप के कहने पर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप ना लगाया होता, अगर सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सख्त संदेश जारी करते, तो यकीनन ईरान हम पर भरोसा करता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, पाकिस्तान हमारे मुकाबले में क्या है? भारत एक फलता फूलता डेमोक्रेसी है, एक फलता फूलता लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को शय मिलती है, भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने का अर्थ साफ है, भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था विश्व गुरु बनने का, मगर हमने उसे गवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उन चुनावी रैलियों में वाहियात और प्रोपेगेंडा फिल्म्स की तारीफ कर रहे थे कि कांग्रेस को केरला स्टोरी से प्रॉब्लम है, धुरंधर से प्रॉब्लम है। अरे भाई, केरला स्टोरी तो झूठी फिल्म थी, झूठ बताया था, अदालत में जाके स्पष्टीकरण देना पड़ा था। जहां तक धुरंधर की बात है, धुरंधर 2 में खुद फिल्म मेकर्स ने कहा था यह फिक्शन था, मगर प्रधानमंत्री उसे डिफेंड कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे? धुरंधर पार्ट 3 बनाएंगे, जिसके अंदर आप यह बताएंगे कि हमने शहबाज शरीफ को समझाया और उस शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता या मीडिएशन करवाई। धुरंधर पार्ट 3 भी बनाइएगा। हां, उसे अब धुरंधर पार्ट 3 मत कहिएगा, छुछंदर पार्ट 3 कहिएगा। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं में घूम रहे थे, चुनावी सभाओं में घूम रहे थे और फिल्मों की तारीफ कर रहे थे। सुना जाए। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है।
यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआर के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब एक सरकार का पूरा फोकस चुनावों में हो, एक सरकार का पूरा फोकस अपने विपक्ष पर निशाना साधना हो, एक सरकार का पूरा फोकस एक व्यक्ति के स्तर को उसकी ब्रांड बिल्डिंग को लेकर हो, तो यही होगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं भारत से सलाह मशवरा करके लिया जाता है, तो यहां पर भारत से किसी ने बात क्यों नहीं की? और मैंने आपको बताया था भारत की स्थिति इस वक्त सबसे बेहतर थी। जैसे मैंने बताया, इस्राइल, ईरान, अमेरिका सबसे हमारे बेहतरीन संबंध थे। यानी कि अगर ये बातचीत भारत में होती तो शायद उस मंच पर इस्राइल, ईरान और अमेरिका तीनों होते, मगर इस बार पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है वहां सिर्फ अमेरिका और ईरान होंगे। आपको अंदाजा नहीं है भारत की क्या ताकत है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात, हम भूल गए कि भारत दुनिया को क्या देता है। भारत के पास महात्मा गांधी जैसा ब्रांड है, वो महात्मा गांधी जिनके नाम पर ईरान में अस्पताल है। भारत दुनिया को सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ हमने दुनिया को पढ़ाया है। भारत के पास इतनी मजबूत ताकत थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की जो स्थिति है इस पूरे संकट में, वो सबसे शानदार, सबसे मजबूत थी, मगर हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा विदेश मंत्रालय हमेशा खामोश रहा। जी हां, ईरानी विदेश मंत्रालय में जब ईरान पर लगातार हमले हो रहे थे, बच्चे मारे जा रहे थे, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, तो पहला शख्स कौन था भारत की तरफ से जाने वाला? विक्रम मिस्री, जो हमारे विदेश सचिव थे। हमारे विदेश मंत्री पहले नहीं गए। क्यों नहीं गए बताइए? वो ईरान जिसने 1994 में भारत का साथ दिया, न सिर्फ यूएन में बल्कि ओआईसी में भी। सीधी सी बात, क्या भारत को आगे बढ़कर थोड़ी हिम्मत, थोड़ी साहस, थोड़ा करेज दिखाकर इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी? अब आपके जहन में सवाल होगा, जब से जंग शुरू हुई भारत को क्या करना चाहिए था? तो चलिए बहुत ही सरल अंदाज में आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने गलती क्या की और भारत को क्या करना चाहिए था। नंबर 1, जब सुप्रीम लीडर मारे गए, जब वहां बच्चों को मारा जा रहा था, तो भारत को सख्त बयान जारी करना चाहिए था। नंबर 2, अमेरिका और इस्राइल चूंकि हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे लगातार अपील करनी चाहिए थी कि हिंसा समाधान नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में हिंसा अमेरिका और इस्राइल कर रहे थे, ईरान सिर्फ जवाब दे रहा था। ईरान तो बातचीत कर रहा था ओमान और जेनीवा में, और उस बातचीत में आपने युद्ध छेड़ दिया। और यह दूसरी बार हुआ था। पिछले साल 12 दिन की जंग इस्राइल ने छेड़ दी थी ईरान के ऊपर, इस बार भी वही हुआ। इस बार यह जंग 35 दिनों से ज्यादा चली। तो भारत को लगातार बगैर लाग लपेट के इस्राइल और अमेरिका से अपील करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मसूद पेजेश्कियां से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बहुत बाद में बात करते हैं। जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत होती है और जब ईरान में कई बच्चों की मौत हो जाती है, तो प्रधानमंत्री कहां फोन करते हैं? नेतन्याहू को फोन करते हैं, यूएई को फोन करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फोन करते हैं, मगर ईरान फोन नहीं करते हैं। ईरान बहुत बाद में फोन करते हैं। अगर हमने ये किया होता तो ईरान का हमारे प्रति कहीं ज्यादा विश्वास होता। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मुकाबले ईरान का विश्वास भारत पर कहीं ज्यादा है। मगर अफसोस, भारतीय जनता पार्टी उस चीज को धीरे धीरे खत्म कर रही है। मगर जैसे मैंने बताया ना, भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक तौर पर इतने खूबसूरत संबंध रहे। यही वजह है कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को जाने की अनुमति दी।
भारत से एक नया पैसा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भारत का एक रिश्ता रहा है ऐतिहासिक तौर पर। इस रिश्ते के प्रति योगदान दिया था पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन तमाम स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों ने इस रिश्ते में एक अहम किरदार निभाया। आज फॉरेन पॉलिसी के नाम पर इस पॉलिटिकल पार्टी का यानी भाजपा का सिर्फ एक फोकस होता है प्रधानमंत्री का महिमा मंडन, उनके रुतबे को, उनके वजूद को बड़ा करना। मगर ब्रांड इंडिया कहां है इंटरनेशनली, डिप्लोमैटिकली? यह सवाल भी होना चाहिए। इस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं होती और मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मगर मेरा मानना है दोस्तों, अब भी देरी नहीं हुई है। अब भी देरी नहीं हुई है। अब भी भारत को सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी तरफ से पेशकश करनी चाहिए, क्योंकि इस्राएल के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। क्योंकि यह मत भूलिए दोस्तों, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान, जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है आतंकवाद को लेकर, वो इस मामले में मीडिएटर बन गया है। उसका रुतबा, उसकी स्टैंडिंग इंटरनेशनली बेहतर हो सकती है। मगर भारत, जिसके संबंध सबके साथ बेहतर हैं, वो पीछे हट गया है। और क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान चुनावों पर है, विपक्ष पर निशाना साधने को लेकर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कहने के लिए कि भारत को घुसने की क्या जरूरत है। कई लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वो इससे भी हिंदू मुस्लिम करेंगे कि भाई ईरान जो है मुस्लिम देश है, इस्राएल हमारे पक्ष में है। कौन सा इस्राएल हमारे पक्ष में है बताइए साहब? मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि इस्राएल के साथ बेहतरीन संबंध है, उसका इस्तेमाल कीजिए ना, आप इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि इतिहास में उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? क्योंकि जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो ट्रंप और नेतन्याहू को दमनकारियों और अत्याचारियों के तौर पर याद किया जाएगा। और वो तमाम देश जो ट्रंप और इस्राएल के साथ थे, उन्हें हीरोज के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा। याद रखा जाएगा स्पेन जैसे देशों को, जिन्होंने लाल आंख दिखाई थी ट्रंप को, बावजूद इसके कि स्पेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का हिस्सा है। बावजूद उसके स्पेन ने लाल आंख दिखाई थी और परवाह नहीं की थी। और उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप, उसके डर में भाजपा काम कर रही थी। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका अपना ग्राफ अमेरिका के अंदर गिर रहा है, उनके कट्टर समर्थक भी इस युद्ध के साथ नहीं थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहता है मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, सिविलाइजेशन को हटा दूंगा, सिर्फ 12 घंटे में मिमिया के कहते हैं कि साहब 2 हफ्ते का युद्ध विराम। क्या हम ऐसे ट्रंप के सामने झुकना चाहते हैं? यह सवाल भाजपा को खुद से करना पड़ेगा। मगर नहीं साहब, इस देश में डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी पर गंभीर चर्चा कभी नहीं होगी। अनाप शनाप मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सीधी सी बात, क्या आज मीडिया, जो मुद्दे आज मैं इस मंच पर उठा रहा हूं, क्या इस पर गंभीर चर्चा करेगी? जब मैं अपने लिमिटेड सोर्सेज से आपके सामने तथ्यों के आधार पर मुद्दे ला सकता हूं, तो गोदी मीडिया क्यों बच रहा है? क्या हमें यह सवाल नहीं करना चाहिए? मैं जानता हूं यह भारत के लिए कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है, मगर इंटरनेशनली आपको अंदाजा है भारत का रुतबा कितना बढ़ जाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी वाहवाही होती। सही मायने में अगर इंडिया वाकई पीस मीडिएशन के जरिए, मध्यस्थता के जरिए शांति कायम कर लेता, तो क्या पता प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज मिल जाता। क्योंकि हम सब जानते हैं नोबेल शांति पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या भावनाएं हैं। लिहाजा जो मैं बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अंध भक्तों को मेरी बात समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। मगर इस शख्स यानी एस जयशंकर के विदेश मंत्री रहते हुए भारत को कितना नुकसान हुआ है, हम सब देख रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।